नमस्कार, आप देख रहे हैं फर्स्ट लुक बिहार और मैं हूँ निशा श्री। और आज एक बार फिर से ऑनलाइन कन्वर्सेशन में हम जुड़ चुके हैं राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा के असिस्टेंट प्रोफेसर और कृषि वैज्ञानिक डॉक्टर हेमचंद्र चौधरी जी से। डॉक्टर हेमचंद्र चौधरी जी, आपका फर्स्ट लुक बिहार के इस ऑनलाइन कन्वर्सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। आपसे हम यही जानना चाहेंगे कि अल नीनो की वजह से जो मौसम का परिवर्तन है और जिस तरह से ऑलरेडी प्रेडिक्शन किया गया है कि धान की खेती में प्रभाव पड़ेगा, और ऐसे में अभी से ही सुझाव दिया जा रहा है किसानों को अल्टरनेट खेती के लिए, तो अल्टरनेट खेती में वो क्या क्या ऑप्ट कर सकते हैं, अगर इसकी जानकारी आप दे सकें अल नीनो के बारे में बताते हुए। नमस्ते निशा मैम। सभी किसान भाइयों से कहना चाहूंगे, सबसे पहले तो ये स्थिति जान लें, अल नीनो जो है 1901 के बाद ये जो है इस बार वर्ष 26 जो है 2026 के जो जून महीने में आया है। ये इसका कारण है कि अल नीनो आने से क्या होता है कि सब ये जो महीना हमारा है सबसे शुष्क महीना रहा है, जहाँ कम पानी देखी गई है, कम वर्षा हुआ है। पूरे भारत में जो वर्षा का आकलन किया गया है 40% कम है। जो सामान्य वर्षा होता है उससे 40% कम है। जी इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जो है वो भी जो जारी किया है अपना जो एडवाइजरी जारी किया है उसमें वो कहा है उन्होंने कि सामान्य से वर्षा जो है 94% इस बार कम रहेगा। ये इसका पूर्वानुमान जारी किया है इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट। ये जी है, इसका मेन कारण है कि इस बार अल नीनो आया है। अल नीनो क्या होता है, इसके दौरान जो है जो प्रशांत महासागर है उसका पानी अधिक गर्म हो जाता है, जिसके कारण बादल का जो पैटर्न है वो बदल जाता है। तो इसमें कई बार देखा गया कि मानसून जो है भारत हमारे देश का जो है कमजोर पड़ जाता है। ये कमजोर पड़ जाता है जिससे सुखाड़ आ सकता है या वर्षा का असमान वितरण हो जाता है। तो ये जी जो है ये नहीं कि हर बार माने ये अल नीनो वर्षा माने सुखाड़ ही लाएगा। तो ये इससे ये होता है कि कहीं कहीं अधिक बारिश भी हो सकती है या सामान्य से कम बारिश भी हो सकती है। तो इसके लिए होता है कि हमें बिहार की परिप्रेक्ष्य में अगर बात करूं तो जून के मध्य में मानसून हमारे बिहार में प्रवेश किया है। तो प्रवेश तो क्या, लेकिन उसका जो वर्षा की मानसून का जो गति है बहुत ही धीमी है। तो कई कई हिस्सों में जो है ना वर्षा जो है सामान्य से भी कम हुई है इस बार। जैसे मुजफ्फर हो गया, समस्तीपुर हो गया, आप बेतिया, मोतिहारी, ये सब ले सकते हैं। गोपालगंज, सिवान, छपरा और साउथ बिहार ले सकते हैं, सामान्य से कम हुई है। कोसी क्षेत्र को छोड़ के, कोसी क्षेत्र में क्या होता है तो कहीं कहीं भारी बारिश भी हुई है। और ये लगातार अगर वर्षा अच्छा नहीं होगा तो धान का फसल वास्तविक है तो प्रभावित होती है। और इस बार हमारे किसान भाई जूझ रहे हैं जिससे कि धान की खेती से जूझ रहे हैं। उस समय से वर्षा नहीं हो पा रही है, उनका बिचड़ा पुराना हो गया है, रोप नहीं पाया अभी तक। तो ऐसे किसान भाइयों से हम निवेदन करेंगे कि जिनके पास बिचड़ा पुराना हो रहा है, निश्चित ही जिनके पास पानी की व्यवस्था है, जैसे पंप सेट का व्यवस्था हो या बोरवेल की व्यवस्था हो, तो आप पानी पटवन करके आप धान की रोपाई प्रारंभ कर दें, क्योंकि अब देर ना करें। अब अगर देर करेंगे तो गेहूं की बुआई विलंब हो जाएगी। और अच्छा। दूसरे किसान भाइयों से मैं अनुरोध करना चाहूंगा जिनके पास बिचड़ा नहीं हो तो निची जमीन जो भी है उसमें धान की सीधी बुआई कर सकते हैं। तो इसमें हम अल्प अवधि का प्रभेद का सिलेक्शन करेंगे, चुनाव करना चाहिए। अल्प अवधि का प्रभेद जो 110 से 120 दिन में परिपक्व हो जाता है वैसा प्रभेद का चुनाव करेंगे। इसलिए करेंगे कि हमारे गेहूं की बुआई भी आगे है, वो हमारा समय पर हो जाए, इसलिए कम अवधि का प्रभेद का बुआई करेंगे। वैसा बुआई ऐसे बीज धान के बीज प्रभेद का बुआई करेंगे जिसमें जो एरोबिक राइस हो। तो हमारे विश्वविद्यालय के द्वारा दो एरोबिक राइस डेवलप किया गया है, एक राजेंद्र भगवती और एक है राजेंद्र नीलम। तो ये दोनों राइस दोनों प्रभेद हमारे यहाँ उपलब्ध है। तो ये दोनों प्रभेद को लेकर के आप बुआई कर सकते हैं, सीधी बुआई कर सकते हैं। और साथ में हमारे पास प्रभात भी बीज उपलब्ध है जो 90 से 110 दिन में पक कर तैयार हो जाता है। तो आप ये प्रभात को भी आप लगा सकते हैं। ये सब अल्प अवधि का प्रभेद है। अल्प अवधि में क्या होता है कि ये 110 से 120 दिन के अंदर में आपको 3 या 4 पानी अगर पटवन दे देते हैं तो धान का अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। जी अब रही बात की अगर जुलाई के प्रथम सप्ताह या जुलाई के दूसरे सप्ताह अगर बारिश दूसरे सप्ताह तक अगर बारिश नहीं होती है तब हमें वैकल्पिक व्यवस्था कर लेनी चाहिए। अब वैकल्पिक खेती की ओर सोचने पर मजबूर कर देता है। तो हम उसमें वैकल्पिक खेती में हम अरहर लगा सकते हैं। ऊंचा जमीन हो तो अरहर लगा सकते हैं, मध्यम जमीन हो तो मूंग, उड़द, तिल, बाजरा और मक्का लगा सकते हैं।
तो आप अगर लो लैंड हो, काफी लो नहीं, लो लैंड हो, उसमें मक्का का खेती आप कंडीजन प्लांट के रूप में आप ले सकते हैं। कई कई किसान तो धान के साथ मक्का का भी सीधी बुआई कर देते हैं। जी अगर धान पानी हो गई तो धान आ गया, और पानी नहीं हुई तो धान को काट के मक्का ले लेते हैं। तो इस जी प्रकार से भी आप खेती कर सकते हैं। धान के साथ मक्का का भी आप सीधी बुआई कर सकते हैं। धान का बुआई कर देंगे, अब मक्का को डोब देंगे। इससे क्या हो गया कि अधिक अगर पानी हुई तो धान हो जाएगा, नहीं पानी हुई तो मक्का हो जाएगा। इस प्रकार भी खेती आजकल हमारे किसान बंधु ने करना प्रारंभ कर दिया है। तो जी इसमें जो है आप आसानी से आप बिना माने, हमें धान की खेती या गेहूं की खेती को देखते हुए करना होता है। इसलिए जी अब हम किसान भाई से निवेदन करेंगे कि जो भी किसान भाई अगर खेती करना चाहते हैं तो नीची जमीन में धान के कम अवधि का प्रभेद, जैसा कि मैंने बताया, राजेंद्र भगवती, राजेंद्र नीलम, प्रभात, इसकी सीधी बुआई करेंगे। जिनके पास बिचड़ा हो वो रोपाई कर देंगे। अगर सितंबर महीना जुलाई के दूसरे सप्ताह तक अगर नहीं बारिश होती है तो आप निश्चित ही वैकल्पिक खेती में आप अरहर की खेती करेंगे ऊंची जमीन में, मूंग की खेती करेंगे मध्यम जमीन में, उड़द की खेती ऊंची और मध्यम जमीन में कर सकते हैं, तिल की खेती ऊंची मध्यम जमीन में कर सकते हैं, बाजरा की खेती भी मध्यम जमीन में कर सकते हैं, और मक्का की खेती भी मध्यम जमीन में कर सकते हैं। ठीक है। जैसे आप मध्यम जमीन और निचली जमीन की बात कर रहे थे, तो आपने एक पहले भी कहा कि जो बादलों का वितरण है उसमें असामान्यता आ जाती है, कहीं पे ज्यादा वृष्टि होगी, कहीं पे अनावृष्टि हो जाएगी। ऐसे में बिहार में एक सबसे बड़ी चुनौती आती है या तो बाढ़ या तो फिर जल जमाव। ऐसे में निचले खेत वालों को किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? जिनके पास नीचे जमीन है तो उनको इस साल ही नहीं, बहुत सारे किसान हमारे जैसे नॉर्थ बिहार में इस प्रकार खेती में अब लग गए हैं कि जैसे जिनके जी पास बड़े खेत है, 10 कट्ठा का अगर खेत है तो 2 कट्ठे में छोटा सा 6 फीट का तालाब बना ले। 1 एकड़ का है तो 5 कट्ठे में बना ले। 1 हेक्टेयर का है तो 10 कट्ठे में बना ले तालाब। इससे क्या होता है, मान ज्यादा गहरा नहीं, 6 से 7 फीट तक का गहरा गड्ढा गहरा गहरा कर लेते हैं और मेड़ भी बना देते हैं। मेड़ पर हम फलदार सब्जी भी लगा सकते हैं, फलदार पौधे भी लगा सकते हैं। दूसरा बात हो गई कि उसमें क्या होता है कि अगर अधिक पानी हुई तो बरसात का जल जो है वो आपके तालाब, छोटे जो तालाब बना है उसमें आकर के वो आ जाते हैं। जिससे क्या होता है, गेहूं फसल में या धान को भी पानी की नहीं, जैसे धान का पानी की आवश्यकता है धान के फसल को, तो हम वहां से उसमें भी सिंचाई कर सकते हैं। वो जो हमारे पास पानी आ गया उससे भी सिंचाई कर सकते हैं। दूसरी बात, अगर पानी रह गई तो गेहूं फसल में भी उस पानी का हम सिंचाई कर सकते हैं। इस प्रकार से अगर करते हैं तो आपका एक समेकित कृषि के रूप में आप डेवलप कर सकते हैं, छोटे छोटे 10 कट्ठे से लेकर के और 1 हेक्टेयर जमीन तक में। इस प्रकार से जितना जमीन उतना कम हम पोखरा बनाएंगे, छोटा तालाब बनाएंगे और उसमें मछली पालन कर लेंगे, मखाना की खेती कर लेंगे, सिंघाड़ा की खेती कर लेंगे, कुछ भी खेती कर लेंगे तो हमें नुकसान की संभावना बहुत कम रहती है। आर्थिक नुकसान की संभावना कम रहती है। अगर मान लीजिए धान नहीं हुआ तो हम वो मखाना मछली से पैसा ले लेंगे। इस प्रकार से खेती करना चाहिए। और ये जो हमारा जो मौसम बदल रहा है, क्लाइमेट चेंज हो रहा है, इस परिस्थिति में ये जो सिस्टम है वो काफी लाभप्रद साबित होगा। जी, ये तो बात आपने बता दी। मखाना और मछली उत्पादन एक बहुत ही अच्छा अल्टरनेटिव है और फ़ायदेमंद भी होगा ये हर तरीके से किसानों के लिए। फिर इसमें बात आ जाती है, कोई भी जब भी आप किसी कृषि की जानकारी देते हैं, उसमें सुझाव देते हैं, तो मेंटेनेंस को लेकर के आप बहुत सारी बातें कहते हैं। तो इस दौरान जब ऐसा मौसम की चुनौती है, तो मेंटेनेंस के लिए क्या-क्या करना होगा? या जिसको आप अ, मैनेजमेंट कहते हैं किसान खेती की भाषा में? कहने का अर्थ है कि अगर ये तो पहला, तो ये छोटा छोटा तालाब बनाना, ये तो पहला मेंटेनेंस है कि हमारा फसल भी नुकसान नहीं होगा। पानी जो होगा हमारा, जो हार्वेस्ट होकर के जो पानी हमारे पोखरा में आएगा उस पानी का भी हम सदुपयोग कर लेंगे। दूसरी बात हो गई कि इसमें अगर मेरा धान का फसल लग जाता है, सिंचाई कर रहे हैं, तो इसमें जो है बीएसआर की बात अगर करेंगे, सीधी बुआई की बात करेंगे, तो सीधी बुआई में हम उसका प्रबंधन हम करेंगे। जैसे कि हम जिस खेत में काफी मात्रा में खरपतवार हो तो पूर्व में ही, बुआई के पूर्व ही हम ग्लाइफोसेट नाम का रसायन आता है, उसका हम राउंड अप के नाम से जाना जाता है, तो उसका हम स्प्रे कर देंगे। 15 ml प्रति लीटर पानी की दर से हम स्प्रे कर देंगे। उसमें हो तो थोड़ा बहुत हम अमोनियम साल्ट भी उसमें हम मिला देते हैं ताकि अच्छा दवा का, रसायन का असर हो खरपतवार पे अच्छा हो। और 2 से 3 रोज के बाद खेत को अच्छी प्रकार से जुताई करके और बुआई कर देते हैं। बुआई में होता है हमारा 750 ग्राम लंबा या मोटा धान है तो 750 ग्राम, और अगर पतला है तो हमारा
500 ग्राम। कहने का अर्थ है कि आप 25 से 30 किलो बीज की आवश्यकता पड़ेगी प्रति हेक्टेयर। प्रति हेक्टेयर की दर से हम उसकी हम बुआई कर देते हैं। उर्वरक में हम बेसिकली हम 2.25 किलो कट्ठा, कहने का अर्थ है कि 100 से 125 किलो डीएपी और 10 किलो यूरिया और 35 किलो पोटास, 30 से 35 किलो पोटास जो है हम उसको हम प्रयोग करते हैं। बुआई से पहले खेत में मिला देते हैं। उसके बाद हम, हमारे पास 0 टिल सीड मशीन हो या सीड मशीन हो, किसी कोई भी मशीन जो बीज बुआई के लिए है, उससे हम जो है बीज की बुआई कर सकते हैं। अगर आपके पास बीज बुआई का मशीन नहीं है तो छिटकवा विधि से भी आप बुआई कर सकते हैं। बुआई करने के 24 घंटे के 48 घंटे के अंदर एक रसायन और आता है खरपतवारनाशी, पेंडिमेथालिन। वो भी 6 ml प्रति लीटर पानी के दर से घोल बना के स्प्रे करेंगे। ये दोनों कर देते हैं तो हमारा प्री इमरजेंस जितने भी खरपतवार होता है बुआई के पूर्व वो समाप्त हो जाता है। अब रही कि हमारा 20 से 25 दिन के बाद अगर खरपतवार आ जाता है, तब हमारे पास हमारे बाजार में बिस्पैरी बैक्सोडियम नाम का रसायन उपलब्ध है और पैराजोसल्फ्यूरॉन, एक नोमिनी गोल्ड और एडोरा के नाम से और एक साथी के नाम से मिलता है। तो हम कोई नोमिनी गोल्ड या बिस्पैरी बैक्स एडोरा में से कोई एक रसायन ले लेंगे, 100 ml ले लेंगे, और पैराजोसल्फ्यूरॉन जो साथी के नाम से 80 ग्राम रसायन ले लेंगे। दोनों को 200 लीटर पानी में हम घोल बना लेंगे और उसको हम 1 एकड़ के दर से स्प्रे कर देंगे। यह है कि दोबारा रसायन नहीं पड़ना। सावधानी इसमें है कि इस रसायन के प्रयोग में न खेत सूखा रहना चाहिए, न खेत में पानी लगा होना चाहिए। खेत में नमी रहना आवश्यक होता है, नमी रहेगा। तो जिस खेत में नमी नहीं हो तो पटवन कर दें, आप पटवन के दूसरे रोज स्प्रे कर दें तो ये रसायन बहुत ही अच्छा काम करेगा। इस रसायन का प्रयोग 20 से 25 दिन के अंदर ही करेंगे तो अच्छा रहेगा। इस प्रकार करने से आपका जो है फसल अच्छा होगा। तो धान का फसल जो सीधी बुआई से करेंगे तो अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। साथ साथ कि बीच बीच में इस ऐसे मौसम में कीट व्याधि की समस्या भी आती है, तो क्लोरोपाइरीफॉस साइपरमेथ्रिन मिला हुआ रसायन आता है और कार्बेंडाजिम प्लस मैंकोजेब मिला हुआ रसायन आता है। दोनों रसायन 2 ml, क्लोरोपाइरीफॉस साइपरमेथ्रिन जो मिला हुआ रसायन है 2 ml और कार्बेंडाजिम मैंकोजेब मिला हुआ रसायन है वो 2 ग्राम प्रति लीटर पानी की दर से 20 से 25 दिन के बाद एक बार स्प्रे कर देंगे और दूसरा स्प्रे हम 40 से 45 दिन के अंदर करेंगे। कीट व्याधि का प्रकोप भी आपका कम होगा, आप अच्छा उत्पादन प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। ये जो मौसम की चुनौती आई है, इसके ऊपर राष्ट्रीय स्तर पर जो है वो जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तो क्या जो राजेंद्र कृषि विश्वविद्यालय पूसा है उसके तरफ से भी इस तरह का कोई अभियान चलाया गया था? हमारे विश्वविद्यालय भारत सरकार का जो हमारे जो प्रधानमंत्री हैं माननीय श्री नरेंद्र सिंह मोदी जी हैं, तो उनका एक जो है बहुत बड़ा अभियान जो है हमारे यहाँ चलाया जा रहा था, खेत बचाओ अभियान। उसके अंतर्गत हमारे विश्वविद्यालय के वैज्ञानिक, हमारे कृषि विज्ञान केंद्र, विश्वविद्यालय के जितने भी कृषि विज्ञान केंद्र है उसके वैज्ञानिक गाँव जा करके खेत बचाओ अभियान में काफी मन से उसमें कार्य किया है खेत बचाओ अभियान के तहत। और उसी के माध्यम से वैकल्पिक खेती के बारे में जो भी कृषि संबंधित जो भी समस्याएं का समाधान किया गया है, बताया गया है। तो हाँ, हुआ है हमारे यहाँ से विश्वविद्यालय की तरफ से किया गया है। आपने दूसरी बात बताया जी, आपने हाँ हाँ बहुत सारे बीजों के प्रकार के बारे में शुरुआत में जानकारी दी। तो क्या अगर हमारे जो किसान भाई इसको देख रहे हैं तो वो संस्थान तक, आपके संस्थान तक जा करके, विश्वविद्यालय तक जा करके उन बीजों को ले सकते हैं, प्राप्त कर सकते हैं? हाँ, बेहिचक आकर के ले सकते हैं। हमारा यहाँ कृषि महाविद्यालय जो ढोली में है, ढोली जो हमारा ये सकड़ा प्रखंड में पड़ता है और सकड़ा प्रखंड के अंतर्गत आता है मुजफ्फरपुर के ढोली जो हमारा जगह है, ढोली में आकर के ले सकते हैं। और उसके गेट पर ही हमारा जो बीज बिक्री केंद्र है, विश्वविद्यालय का बीज बिक्री केंद्र है, वहाँ पर आसानी से बीज उपलब्ध है। वहाँ पर आकर के आप बीज ले सकते हैं। किसान भाई से अनुरोध है कि आइए, आपका स्वागत है हमारे बीज बिक्री केंद्र पे। और जो एकदम सस्ता और सुलभ, सस्ता मूल्य पर सुलभ जो भी बीज चाहिए, जितने मात्रा में चाहिए आपको उपलब्ध हो जाएगा। जी, तो बहुत अच्छी जानकारी दी आपने कि अल नीनो भले ही एक वैश्विक जो है वो प्राकृतिक आपदा या एक चेतावनी बनकर के आया है, लेकिन उससे जूझने के लिए भी हमारे कृषि वैज्ञानिक पूरी तरह से तैयार है, तत्पर है, और कृषि जितने भी किसान भाई हैं उनको बहुत अच्छी जानकारी उपलब्ध करा रहे हैं। तो डॉक्टर हेमचंद्र चौधरी जी, आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और फर्स्ट लुक बिहार के दर्शकों को, किसान भाइयों को इन तमाम जानकारियों से अवगत कराने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद मैडम, नमस्कार सभी किसान बंधुओं को। तो इसी के साथ इस चर्चा को यहीं पर देते हैं विराम। आप बने रहिएगा हमारे साथ। आप देख रहे थे फर्स्ट लुक बिहार। धन्यवाद।
डी फार्मा स्टूडेंट्स अब हो जाइए तैयार, आपके लिए है बहुत अच्छी खबर कि अब केवल डी फार्मा स्टूडेंट्स को ही मिलेगी फार्मासिस्ट की जॉब। तो ये कोर्स करने के लिए आपके पास है 2 चॉइसेस। डीपीएस ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर के आप घर बैठे कर सकते हैं ऑफलाइन कोर्स, या फिर आप कर सकते हैं ऑनलाइन क्लासेस। और उससे भी अच्छी बात ये है कि डीपीएस ग्रुप के कॉलेजेस जो कि हैं इन 5 शहरों में, रांची, दुमका, देवघर, मुजफ्फरपुर और सीतामढ़ी, इन 5 शहरों के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेकर आप किसी और शहर में बैठ करके ये कोर्स कर सकते हैं। आपको कॉलेज के नाम और डिटेल्स मिल जाएंगे वीडियो स्क्रीन पर, और बाकी किसी जानकारी के लिए दिए गए नंबर पर कॉल करें। तो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें कि आखिर आप किस शहर में एडमिशन ले रहे हैं।